दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। जैसे मैंने पहले भी बोला हुआ है कि एएलसी का नोटिफिकेशन आने वाला है। अब कुछ इंटरनल सोर्सेस हैं। एग्जैक्टली मैं नाम नहीं बता सकता, प्रूफ नहीं बता सकता। अब ये ऐसे वाली है कि मान सकते हो तो मान लो, नहीं मान सकते हो तो वेट कर लो। ठीक है। एएलसी जो कि सेंट्रल लेबर सर्विस के अंदर आता है, मतलब यूपीएससी जो पोस्ट निकालती है वो सेंट्रल लेबर सर्विस की पोस्ट निकालती है। तो सेंट्रल लेबर सर्विस का आपको बहुत जल्द नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और बाय दिसंबर, ठीक है, जो सुनने में आया है मेरे, ठीक है, वो है नवंबर तक आपको मिल जाएगा। लेकिन एक महीना मैं और लेकर के चल रहा हूँ, दिसंबर तक के अंदर अंदर 100% श्योर है कि आपको सेंट्रल लेबर सर्विस यूपीएससी सीएलएस का जो नोटिफिकेशन है वो यूपीएससी के साइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए और इसके प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो CLS होता है, सेंट्रल लेबर सर्विस, बेसिकली जो है ये ग्रुप ए लेवल का एक ऑर्गेनाइज्ड सर्विस है। ऑर्गेनाइज मतलब होता है जहां पे पहले से सारी चीजें प्री डिफाइंड होती हैं कि यहाँ पे जो ऑफिसर रिक्रूट होंगे उनका किस तरीके से प्रमोशन होगा, क्या सैलरी मिलेगी, उनको किस तरीके का काम करना है, हर चीज पहले से प्री डिफाइंड करा गया है। तो ये एक ऑर्गेनाइज सर्विस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। और इसमें जो पहली जो पोस्ट लगती है वो जूनियर टाइम स्केल की लगती है, जीटीएस का लगता है। इसके बाद होता है सीनियर टाइम स्केल। और भी स्टेजेस हैं सिलेक्शन के, मतलब जो प्रमोशन है उसके अलग अलग स्टेजेस होता है, जो अभी हम लोग इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है। गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, जो है आपको लेवल 10 का आपको यहाँ पे पेमेंट मिलता है। तो बहुत बड़ी बात है। आपको सीएसी सिविल सर्विस एग्जाम का जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो एक आईएएस लेवल का ये अधिकारी होता है। और यहाँ पे जो सबसे प्लस पॉइंट है जानना वो ये कि सिर्फ एक एग्जाम होता है एमसीक्यू टाइप का, और अगर आपने उसे क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए आपको बुला लिया जाता है। ठीक है। तो प्रोसेस देखा जाए तो इजी है एज कम्पेयर टू सीएससी, इसीलिए थोड़ा सा चार्मिंग होता है। बेसिकली सीएलएस के अंदर चार इंपॉर्टेंट पोस्ट होते हैं। एक होता है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का, ठीक है, दूसरा होता है असिस्टेंट वेलफेयर कमिश्नर का, तीसरा होता है असिस्टेंट लेबर वेलफेयर कमिश्नर का, और चौथा होता है असिस्टेंट डायरेक्टर का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। ठीक है। तो ये चार इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। जैसे कि सीएससी के अंदर बहुत सारे पोस्ट होते हैं और उसमें जो मोस्ट चार्मिंग होता है वो होता है आईएएस। उसी तरीके से इसके अंदर ये चारों पोस्ट होती हैं। लेकिन चारों में अगर बोला जाए कि सबसे चार्मिंग कौन सा होता है, तो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का, एएलसी का, यानी कि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, ये वाला जो पोस्ट है, ये वाला। ठीक है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल दिया जाता है वो कंसीलिएशन ऑफिसर का दिया जाता है। बेसिकली कंसीलिएशन ऑफिसर जो होता है ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का जो डिस्प्यूट होता है, ठीक है, जो यूनियन है और जो एम्प्लॉयर वर्ग है, इन दोनों के बीच का जो माइंडसेट अलग अलग होता है, तो इसमें हमेशा डिस्प्यूट आना स्वाभाविक है। तो इस डिस्प्यूट को शांत करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कंसीलिएशन ऑफिसर की। तो कंसीलिएशन ऑफिसर का जो अतिरिक्त कार्यभार है वो एएलसी को ही जनरली दिया जाता है। इसके अलावा जो इंस्पेक्शंस जो होते हैं फैक्ट्रीज में या इंडस्ट्रीज में, ठीक है, इस चीज को कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी भी इनकी होती है। लीगल कंप्लाइंसेस जो भी गवर्नमेंट एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर के आ रही है इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर, लेबर लॉज के अंदर, उन सबको इम्प्लीमेंट करवाने का जिम्मेदारी या लीगल जो कंप्लाइंसेस जो लगाना है इंडस्ट्रीज के अंदर में, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किनकी होती है? इन्हीं के अंदर होती है। लेबर वेलफेयर को स्टेब्लिश करना, प्रमोट करना, सेफ्टी को प्रमोट करना, ये इसकी जिम्मेदारी होती है। और जो रीजनल लेबर ऑफिसर्स होते हैं अलग अलग अक्रॉस इंडिया में, उन सभी जगहों पे इनकी पोस्टिंग होती है। मतलब आपकी अगर पोस्टिंग होती है तो दिल्ली लगेगा, ये गारंटी नहीं है, लग भी सकता है क्योंकि मेन सेंटर दिल्ली में है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में लगेगा, आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग इसकी हो सकती है। तो जॉब लोकेशन में जो मेन हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है। ठीक है। इसके अलावा आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है। और कैसा जॉब है ये? तो फील्ड पोस्टिंग है। इसके अलावा आपको जो है यहाँ पे डेस्क जॉब भी मिलता है। डेस्क जॉब मतलब मेन बॉस आप बन गए। अब मेन बॉस आप बन गए तो आपका फील्ड में जाकर के इंस्पेक्शन करना हो, या अपने से नीचे वाले जितने भी अथॉरिटी वाले जितने भी ऑफिसर्स हैं उन सबको गाइड करना हो, उन सबको कमांड देना हो, वो जिम्मेदारी आपकी है। उनके साथ साथ फील्ड में जाना इंस्पेक्शन करने के लिए, ये भी आप कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा आपके ऊपर में है। जैसे एक आईएएस जरूरत पड़ने पे इंस्पेक्शन भी करता है फील्ड पे जाकर के, और जरूरत पड़ने पे वो अपने ऑफिस में बैठ करके ऑर्डर भी दे सकता है। तो इसी तरीके का काम यहाँ भी आपको देखने को मिलता है।
पे लेवल एंड सैलरी की बात करें तो जैसे मैंने बोला लेवल 10 का आपको पेमेंट मिलता है 56,100 बेसिक पे है यहाँ पे। ग्रॉस सैलरी अगर बात करें मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो 1,05,000 से लेकर के 1,10,000 रुपए पर मंथ होती है। इन हैंड सैलरी जो है 95,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, प्रमोशन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि प्रमोशन किस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है तो यहाँ पे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की बात करते हैं तो जीटीएस स्केल पे लेवल 10 का आपको यहाँ पे पेमेंट मिलता है। उसके कुछ साल के बाद आपको एसएसटी, ठीक है, यानी कि सीनियर टाइम स्केल का जो है एक पोस्ट होता है, वहां पे लेवल 11 का आपको पेमेंट मिलता है तो रीजनल लेवल कमिश्नर आप बन जाते हो। फिर लेवल 12 पे आते हैं आप, डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर की पोस्ट होती है। उसके ठीक कुछ साल के बाद आप एडिशनल सीएलसी बनते हैं, जो कि लेवल 13 का आपको यहाँ पे पेमेंट मिलता है। फिर 14 या 15 जो है वो एपेक्स बॉडी है, मेन बॉडी है, जो चीफ लेबर कमिश्नर होता है वो होता है। ठीक है, तो ये जो दो पोस्ट है ना, ये एक्चुअल में जो है ये मेरिट बेस नहीं होता, ये एक्चुअल में बहुत सारी चीजों को देख करके आप किस तरीके से लीड कर रहे हैं, कि आपका पास रिकॉर्ड रहा है, उन सब के बिहाफ पे जो है ये दो पोस्ट दी जाती है। ठीक है, यहाँ तक तो आप पहुंच जाते हो, लेकिन इसके बाद की चीजें जो है वो आपका प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल कैसा रहा है थ्रू आउट, आपका रिकॉर्ड किस तरीके से रहा है, इन सब बेसिस पे आपका होता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए दो इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है। एक है डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इसके अलावा आपने डिप्लोमा करा हो सोशल वर्क में, लेबर वेलफेयर में, इंडस्ट्रियल रिलेशन में, या पर्सनल मैनेजमेंट एचआर के अंदर, या फिर लेबर लॉज में। ठीक है, तो अगर आपके पास इस तरीके का डिप्लोमा है या सिमिलर आपके पास इस तरीके का कुछ भी है, मतलब ये सारी चीजें आनी चाहिए सिमिलरली। इसके ऊपर में मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आगे भी मैं बताने वाला हूँ। एज लिमिट की बात करें तो जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है यूआर कैटेगरी के लिए। SC ST के लिए जो है आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी के केस में आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा जो पे लेवल है उसका मतलब जो आपका सैलरी स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे मेंशन है, आप इसको चेक कर सकते हो। जो मैंने बताया वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। सिलेक्शन प्रोसेस में दो इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, एक होता है रिक्रूटमेंट टेस्ट, अगर आपने इसे क्वालिफाई कर लिया तो फिर इंटरव्यू होता है। रिक्रूटमेंट टेस्ट की बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ रिटर्न यहाँ पे आपको यहाँ पे शीट मिलेगी, मतलब ऑफलाइन मोड में पेपर होने वाला है, OMR बेस्ड टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे, 300 मार्क्स का पेपर होने वाला है, 2 घंटे का समय मिलेगा, 120 मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहने वाली है। ठीक है, लास्ट टाइम तक यही पैटर्न था, चेंज भी हो सकता है, ये श्योर नहीं है, ये जब एग्जैक्टली नोटिफिकेशन आएगा उसमें मेंशन होगा। ठीक है, अब जो लोग आपका आरटी में जो है जिनका सिलेक्शन हो जाएगा उनका फिर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, और उसके बाद जो थर्ड स्टेज होता है सिलेक्शन का, उसमें जो है आपका 75% लिया जाता है, जो आपने आरटी में स्कोर करा है 25% मार्क्स लिया जाता है, अगर आपने जो इंटरव्यू में जो स्कोर करा है उसके अकॉर्डिंग। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जैसे मैंने अभी बताया कि जो है आपका पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू जो है 100 मार्क्स का होता है, इससे पहले वाला जो पेपर होता है वो 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो 300 मार्क्स और प्लस 100 मार्क्स 400 मार्क्स का टोटल पेपर होता है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग फिर मेरिट लिस्ट बनती है। इसके ऊपर में मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप इसका कोर्स लेना चाहते हैं तो निशांत ई अकेडमी एप्लीकेशन पर आपको इससे रिलेटेड कुछ कोर्स मिल जाएंगे। अगर आप एपीएफसी का भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बहुत नॉमिनल प्राइस में बहुत बेस्ट कोर्सेस अवेलेबल हैं निशांत ई अकेडमी एप्लीकेशन पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ऐप जरूर डाउनलोड करिए ताकि आप इसकी जो डेमो लेक्चर्स हैं आप उसे चेकआउट कर सकें। ठीक है, सिलेबस की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे जो सिलेबस मेंशन है उसमें सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया गिवन है, और उसके ये सारे लेक्चर्स हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, उसका ये सारा टॉपिक है जो आपको कवर करना है। जनरल मेंटल एबिलिटी के अंदर ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करना है। ये सिंपल का इसका सिलेबस है, जैसे अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं 2 से 3 महीने के अंदर अंदर तो आपका पेपर बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।